हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस ऑफ क्लास 7th, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी प्राणियों में पोषण। ओके, तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसके एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो पहले कृपया करके आप जाकर उसे देखें, तभी आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस के डिस्कशन को देखने में, उसको समझने में मज़ा आएगा। ओके, अगर आपने वो नहीं देखी है पहले आप जाकर के उस लेक्चर को देखिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है यानी फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ओके, नाउ द ए पार्ट, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। तो जो मेन पार्ट है न्यूट्रिशन के ह्यूमन के अंदर वो कौन कौन से हैं, हमें पता है कि वो हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड द लास्ट वन इजेशन। ओके, तो द बी पार्ट, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश। सबसे बड़ी ग्रंथि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी है, हमें पता है वो लीवर है। ओके, नाउ द सी पार्ट, द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। जो हमारा पेट है वो रिलीज करता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डैश जूसेस जो कि हमारे फूड पर एक्ट करता है। तो कौन से जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, now the D part, the inner wall of the small intestine has many finger like outgrowths called villi. Yes, that's good. Amoeba digest in its food in the food vacuole. जो अमोइबा है वो फूड वैक्यूल में क्या करता है, जो फूड है उसको डाइजेस्ट करता है। तो फटाफट से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क टी if the statement is true and mark F if it is false। अगर स्टेटमेंट सही है तो आप उस पर T मार्क कीजिएगा और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप उस पर F मार्क कीजिएगा। ओके, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टमक, यानी कि ये कह रहा है कि जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। नो, इट्स टोटली फॉल्स। ओके, ये बिल्कुल गलत है, स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता। ओके, जो स्लाइवा है वो इसको तोड़ता है, तो इसका जो डाइजेशन है वो हमारी बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। नाउ द बी पार्ट, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद स्लाइवा। जो हमारी जीभ है वो भोजन को और स्लाइवा को मिक्स करने में मदद करती है। ये बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ये ट्रू होगा। द नेक्स्ट दैट इज द गैल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर्स बाइल। जो गैल ब्लैडर होता है वो टेम्परेरी बेसिस पर बाइल जूस को स्टोर करता है। यस, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू होगा। द रमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड chew it फॉर सम टाइम। ओके, जो रमिनेंट्स होते हैं जिनके पास रुमेन होता है, जिसमें कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है जो वो स्वालो करते हैं, जिसको हम कट बोलते हैं, वो स्टोर करते हैं। ओके, बाद में उसे चबाते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू होगा। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप टिक मार्क कीजिएगा हर एक क्वेश्चन पे नीचे जो भी दिया गया है। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, फैट जो है वो कहाँ पर कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो पाता है। द ऑप्शंस आर स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप सभी को पता होगा, जिसने भी एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो है, यानी जिसने भी इस चैप्टर को समझा है, आप उन सभी को पता होगा कि जो फैट का डाइजेशन है वो कम्प्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के पूरा होता है। ओके, the next question, and that is the B part of third question. Water from the undigested food is absorbed mainly in the stomach, food pipe, small intestine या फिर large intestine। जो water है अनडाइजेस्टेड फूड से या अनएब्जॉर्ब्ड फूड से, जो भोजन हमें पचा ही नहीं, या जो भोजन एब्जॉर्ब, जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसकी जो दीवारें हैं उसमें जो विलस है, ओके, यानी कि विली जो पाई जाती है उनमें, जो उनके द्वारा कुछ भोजन तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते उस भोजन में से अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड जो भोजन रह जाता है उसमें से जो वाटर है वो कहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो एब्जॉर्ब किया जाता है, हमें पता है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का हमें पता है कि एक ही काम है क्या, या तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी या फिर सॉल्ट को। ओके,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि मैच द फॉलोइंग है, और मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम बी और कॉलम सेकंड। ओके, तो ये जो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखे हैं, आपने इन दोनों को मैच करना है। तो फूड कंपोनेंट्स, यानी कि हमें पता है फूड कंपोनेंट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है। ओके, कार्बोहाइड्रेट के सीधा सीधा लिंक किससे है, शुगर से है। प्रोटीन्स यानी कि सीधा लिंक किससे हुआ, अमीनो एसिड से। और जो फैट है उसका सीधा सीधा लिंक किससे हुआ, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल से। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या होती हैं, ये हमें पता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हमारी छोटी आंत है उसकी वॉल से निकली हुई होती हैं, और वो सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। और इनके पास बिल्कुल ही, इनके सरफेस के बिल्कुल ही नज़दीक क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, जो कि न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है। ओके, तो चलिए, इफ़ यू want to write it down, then you can just pen down that villi are tiny finger like projections originating from the walls of the small intestine. They increase the surface area for absorption of digested food, and the blood vessels present inside the villi can absorb the nutrients from the digested food. Okay, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एंड दैट इज वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड एंड विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। जो बाइल जूस है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और जो वो कौन सा कंपोनेंट है फूड का जिसको ये पचाने में मदद करता है। तो हमें पता है कि लीवर जो है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की, वो इसको सिक्रीट करती है, और ये गैल ब्लैडर में क्या होता है, गैल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है टेम्पोरेरी बेसिस पर, क्योंकि बाद में इसने निकल कर खाने के ऊपर एक्ट करना होता है, एक्शन लेना होता है। ओके, तो ये अब आखिरी में इसने और क्या पूछा था कि विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। अब इसने जैसे कि पूछा था ये कौन सा कंपोनेंट है फूड का जिसके डाइजेशन में ये मदद करता है, तो फैट के डाइजेशन में ये मदद करता है। ओके, तो यू कैन जस्ट पेन डाउन दैट liver secretes the bile juice which is stored in gallbladder on the temporary basis, and bile plays an important role in the digestion of fat. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। तो ये कह रहा है कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को बताइए जो कि ruminants जिसको डाइजेस्ट कर पाते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं कर पाते। तो आप सभी को पता है कि जो ruminants है उनके पास rumen होता है, जिसमें कि पार्शली डाइजेस्टेड जो भोजन है, यानी कि जिसको हम कड बोलते हैं, वो स्टोर हो जाता है, बाद में वो लम्प्स की फॉर्म में उनके मुंह में आ जाता है, वो आराम से उसे चबाते हैं, और फिर वो वापस से अंदर चला जाता है, और फिर वो जाता है सीकम में, और सीकम में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसको पचा लेते हैं। किसको पचा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट नेम्ड सेल्यूलोज। ओके, तो लेकिन वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ह्यूमन के अंदर नहीं होते, तो ह्यूमन इसलिए जो है सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता। ओके, तो अब इसने नेम पूछा था कार्बोहाइड्रेट का, तो वो हमें पता है सेल्यूलोज होता है। तो आप लिख सकते हैं, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो वो कर सकते हैं कि सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants, नॉट बाय ह्यूमंस। Ruminants have a large sac-like structure between small intestine and large intestine where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria. On the other hand, human cannot digest cellulose as the cellulose digesting enzymes are absent in them. Okay, तो next question देखते हैं। Why do we get instant energy from glucose? ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? एक बात सोचने वाली है और काफ़ी अच्छी बात है ये कि जो ग्लूकोज होता है ओवर एंड ऑल, जब हम भोजन से क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं भोजन से, आखिर में जाकर ये किस में टूटते हैं, ग्लूकोज में मिलते हैं, ग्लूकोज में टूट जाते हैं और ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी को मिलते हैं। ओके, तो ये जो जब ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी को मिलते हैं, ग्लूकोज को हमारी बॉडी जो है अब्जॉर्व कर लेती है। ओके, ग्लूकोज जो ब्लड वेसल्स हैं वो पूरी बॉडी तक उनको पहुंचा देती हैं, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। ओके, तो जब सारी की सारी कहानी ग्लूकोज पर टिकती है, तो ये जब
पूछ रहा है कि व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। अब जब हम खाना खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होते होते वो ग्लूकोज में जब टूटता है तब हमें एनर्जी मिलती है। ओके, और एक सीधा सीधा हमें ग्लूकोज से, अगर हम ग्लूकोज ले लेते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है। तो ओके, इसलिए इंस्टेंट एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है, यानी हम जो खाना खाते हैं ओवर एंड ऑल वो भी जा करके ग्लूकोज में ही टूटता है। ओके, लास्ट में वो भी जा करके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। ओके, ब्रेक डाउन होते होते। तो ग्लूकोज अगर हम सीधे सीधे लेते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल जाती है। ओके, लेकिन जहाँ पर बात डाइजेशन की आती है, खाने की आती है, खाने के पाचन क्रिया की आती है, तो वो धीरे 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 पचता है। तो इसलिए हमें वहाँ पर इंस्टेंट यानी उसी पल एनर्जी नहीं मिल पाती। और जहाँ तक की बात है, ग्लूकोज को अगर डायरेक्ट लिया जाए तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। ओके, so you can pen down your answer that glucose is simple sugar. Carbohydrates when consumed have to be digested into glucose. As glucose can be easily absorbed in blood, it provides energy to the body, and hence when glucose is directly taken, it does not have to be digested and thus act as an instant source of energy. Okay, so the next question, that is question number 9, which part of the digestive canal is involved and dash 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 dash। अब ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस है, यानी कि डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा जो हिस्सा है और किस काम के लिए यूज़ में आता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है फूड का, तो हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। द नेक्स्ट वन, च्यूइंग ऑफ फूड। च्यूइंग यानी कि बकल कैविटी में जो चबाने का कार्य होता है। ओके, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। हमें पता है कि जो स्टमक में जाकर के बैक्टीरिया मारा जाता है बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट यानी कि जो डाइजेशन की, ब्रेक डाउन की जो कंप्लीट प्रक्रिया है वो कहाँ पर पूरी हो जाती है, वो हमारी छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी हो जाती है। नाउ द फिफ्थ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। जो मल है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो वो हमारा जो मल होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ओके, now let us move on to the next question, and that is question number 10. Write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human being. Okay, ये अब क्या कह रहा है कि एक सिमिलैरिटी, एक समानता और एक डिफरेंस बताइएगा। न्यूट्रिशन जब अमोएबा में लिया जाता है, अमोएबा को पोषण दिया जाता है, और ह्यूमन बॉडी को जो पोषण दिया जाता है, उनमें एक डिफरेंस और एक समानता बताइएगा। तो पहले आप समानता देखिएगा कि दोनों को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। क्यों? दोनों को ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भोजन चाहिए। ओके, और दोनों ही एनर्जी को डेराइव करते हैं, एनर्जी को लेते हैं कहाँ से, भोजन से, जो भी वो खाते हैं। ओके, और जो वो लेते हैं वो हमेशा ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में चेंज किया जाता है, जिसको कि हम डाइजेशन बोलते हैं। और इसलिए दोनों ही जो ये ऑर्गेनिज्म है ये हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, ये तो हुआ इसके अंदर सिमिलैरिटी। ओके, यू कैन जस्ट पेन डाउन दिस थिंग दैट बोथ अमोएबा एंड ह्यूमन रिक्वायर एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज, एंड दिस एनर्जी इज derived फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। द बॉडी body of both of these organisms need energy. Okay, and that energy is derived from the food that they eat. Okay, the food that they consume is always in a complex form, and that is therefore broken down into simpler forms by the process of digestion. Hence both these organisms are heterotrophs, और दोनों के दोनों ही जो ये organisms हैं इनको heterotrophs की कैटेगरी में डाला जाता है, ये या फिर हम कहें कि ये heterotrophs की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है दोनों में, अमोएबा और ह्यूमन बींग्स में। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें पता है कि उसका जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो बकल कैविटी में शुरू हो जाती है, लेकिन जो अमोएबा है उसके पास ना तो जो है मुंह है, ना तो माउथ है। ओके, और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसा कि, और ये दोनों ही चीज़ें ह्यूमन के पास अवेलेबल हैं। तो सेकंड डिफरेंस आपका ये हो सकता है कि जो डाइजेस्टिव जूसेस जो ह्यूमन के अंदर सिक्रीट होते हैं वो बकल कैविटी में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ओके, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं। ओके, हालांकि काफ़ी ग्रंथियाँ भी हैं जिनमें कि जैसे ये जो हमारी पैनक्रिया है, ओके, जो हमारा लीवर है, ऐसी ग्रंथियाँ हैं वो भी जो है ये जूसेस रिलीज़ करते हैं। ओके, लेकिन जो अमोएबा के अंदर है डाइजेस्टिव जूसेस कैविटी के अंदर यानी कि फूड वैक्यूल में जो कैविटी होती है उसके अंदर रिलीज़ किए जाते हैं। ओके, और ह्यूमन के अंदर कहाँ रिलीज़ किए जाते हैं, बकल कैविटी में। ओके, जहाँ पर सलाइवा जो होता है
वो सिक्रीट किया जाता है स्टमक में, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ जूस जो हैं डाइजेस्टिव जूसेस है उनको सिक्रीट किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी यानी छोटी आंत भी हमारी जो है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती है। और एक और डिफरेंस आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सभी की डाइजेशन के लिए अलग अलग रीजन हैं। ओके, तो लेकिन जो अमोएबा है उसके अंदर जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सभी के सभी फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्ट होते हैं। ओके, तो आप इन डिफरेंसेस को नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर हमें अब चर्चा करनी चाहिए, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। मैच द आइटम्स इन द कॉलम फर्स्ट विद द सुटेबल आइटम्स इन द कॉलम सेकंड। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी कुछ जो चैप्टर में आपने पढ़ा है वो काफ़ी कुछ क्या है रिकवर हो जाता है, या हम कहें तो काफ़ी कुछ आप रिवाइज कर पाएंगे। ओके, जो सलाइवरी ग्लैंड है यानी कि कॉलम फर्स्ट में जो जितने भी दे रखे हैं उनको कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। ओके, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। तो आप देखिएगा पॉइंट नंबर 3 में, यानी सलाइवा सिक्रीशन का काम करती है। ओके, तो अब जो स्टमक है उसका जो कॉलम फर्स्ट का जो बी पार्ट है, स्टमक क्या करता है, तो स्टमक क्या करता है भाई, स्टमक करता है ओके, बाइल जूस सिक्रीशन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, सलाइवा सिक्रीशन हो चुका है, एसिड रिलीज, हाँ यस, एसिड को रिलीज कौन करता है, स्टमक करता है। ओके, तो लीवर है, लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। ओके, लीवर हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी कि सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ओके, रेक्टम क्या करता है, रेक्टम करता है रिलीज ऑफ फेसेस, यानी कि ये मल को बाहर त्यागता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जितना भी हम खाते हैं सभी कुछ हर एक चीज़ का, हर एक भोजन का जो डाइजेशन है वो यानी कि ब्रेक डाउन है उसका, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि वो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। और फिर क्या होता, नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर नहीं करता, वो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, यानी कि पानी को, यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से पानी को सोख लेता है, पानी को, और किसको सोखता है, सॉल्ट को सोखता है। ओके, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो पानी और सॉल्ट को सोख लेता है। ओके, तो ये हमारा जो है इसमें कि यस हमसे कन्फ्यूजन इस वजह से हो रही है क्योंकि थोड़ी सी इस कॉलम में जो है 6 पार्ट दे रखे हैं और इस कॉलम सेकंड में 7 पार्ट दे रखे हैं। ओके, तो जो ये रेक्टम है इसके 2 फंक्शन, इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पर हमने ढूंढने होंगे। और एक तो रेक्टम का हमें पता है कि स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड है। ओके, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। और दूसरा क्या है, रिलीज ऑफ फेसेस, यानी कि जो मल त्याग की प्रक्रिया है वो रेक्टम के द्वारा होती है। ओके, सो यानी कि आप देख लीजिएगा कि रेक्टम के द्वारा क्या होता है कि ये रेक्टम जो है स्टोर कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड को, और ये जो है यानी कि एनएस के द्वारा भी हम बोल सकते हैं कि रिलीज ऑफ फेसेस होता है, यानी कि मल त्याग की प्रक्रिया होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, लेबल द फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझा है, देखा है, तो आप इसको बड़े ही आसानी से ही क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको लेबल कर सकते हैं, यानी कि इसमें जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी को आप नेमिंग कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा कहाँ पर है, उसका क्या नाम है। ओके, और नेमिंग करने के साथ, लेबलिंग करने के साथ आप अपने माइंड में क्या कर सकते हैं कि उसका फंक्शन भी आप अपने माइंड में रिवाइज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें इंक्लूडेड है, पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हर एक पार्ट इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव
डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो अब ये आगे पूछा गया है 13 क्वेश्चन में, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? डिस्कस। क्या हम सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जियों पर ही डिपेंडेंट रह सकते हैं? क्या उन्हीं पर जीवित रह सकते हैं? डिस्कस कीजिए। तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि इसका मेन कारण है कि उनमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज एक जो मैं कहूँ तो जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और जिसको पचाने के लिए जो पर्टिकुलर हमें एंजाइम्स चाहिए वो हमारी बॉडी में नहीं होते, वो रमिनेंट्स में होते हैं। ओके, तो you can pen down that no, humans cannot survive only on raw leafy vegetable or grass, because the grass is rich in cellulose, and which is a type of carbohydrate that humans are not able to digest due to the absence of cellulose digesting enzymes. Okay, और ये जो enzymes है ये सिर्फ animals के अंदर जो कि ruminants होते हैं उनमें ही पाए जाते हैं। Okay, जैसे जो गाय भैंस है। Okay, now here are extending learning activities and projects, so you can just have a look over these activities and projects, read them out, and just learn something from these things. Okay,